हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में देखा था कि सी डेल्टा एच और डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एच हमने निकाला था एनसीपी डेल्टा टी के अकॉर्डिंग और डेल्टा एच हमने निकाला था एनसीपी डेल्टा टी के अकॉर्डिंग। नाउ सीपी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, सॉरी सीवी का वैल्यू कैलकुलेट किया था। सीवी क्या था, एफ आर बाई 2 भी हमने निकाला था। नाउ हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन Cp and Cv. What Cv क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड Cp क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यस, डेफिनेशन आपको पता हो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल सब्सटेंस की बात करें, मोलर हीट कैपेसिटी है तो। एंड Cp क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे जितना हीट देना पड़ेगा 1 डिग्री से टेंपरेचर बढ़ाए को, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब हम यहाँ पे Cp और Cv में क्या रिलेशन होता है वो बात करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे रिलेशन की बात करते हैं जो हमने थर्मोडायनेमिक यहाँ पे रिलेशन किया था, H इक्वल टू U प्लस Pv। अगर हम चेंज की बात करें तो DH किसके बराबर, Du प्लस dPv, राइट। आइडियल गैस के लिए आप क्या बोल सकते हैं, फॉर आइडियल गैस Pv किसके इक्वल होगा, nRT के इक्वल होगा। तो Pv की जगह आप nRT पुट कीजिए, सो DH विल बी इक्वल टू Du प्लस d nRT, राइट। अब यहाँ पे जो भी हम रिलेशन देख रहे हैं वो यहाँ पे गैसेस एक्सपांशन या कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। आइडियल गैस का एक्सपांशन या कंप्रेशन हो रहा है, उस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रहेंगे, R कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, DH इक्वल टू DU प्लस N कांस्टेंट R कांस्टेंट, सो NR बाहर ले लेंगे, DT यहाँ पर बचेगा, राइट। अब हमें पता है कि DH क्या होता है, NCP DT के बराबर एंड DU क्या होगा, NCV dt के बराबर, राइट। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। DH को आप हमेशा NCP dt से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो। du को आप NCP dt से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो। आप ये दोनों हमेशा कभी भी लगा सकते हैं, बट ओनली फॉर आइडियल गैस, राइट। यहाँ पे अगर Cp और Cv का वैल्यू पुट करेंगे F की टर्म में, तो आप ओनली फॉर आइडियल गैस यूज में ले सकते हैं। अदरवाइज आपको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर गिवन हो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन हो, तो सभी सब्सटेंस के लिए DH का फॉर्मूला आप यूज में ले सकते हैं। आइडियल गैस के लिए कब लगाएंगे, जब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी हो, ठीक है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के लिए कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम स्पेसिफाइड नहीं रहती है, राइट। तो इनको पुट कर दें तो DH क्या होगा, NCP dt इक्वल टू NCV dt प्लस NR dt। सो dt से dt उड़ा दीजिए, n से n उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा, Cp इक्वल टू Cv प्लस R और Cp माइनस Cv इक्वल टू R। दिस इज नॉन एज मेयर्स रिलेशनशिप, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपको Cp माइनस Cv का रिलेशन क्या मिला, R मिला। इन दोनों के बीच में इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रेशियो गिवन है, पॉइजन्स रेशियो, इट इज रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। तो Cp और Cv के रेशियो को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। Cp एंड Cv का रेशियो क्या होगा, यहाँ पर गामा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि Cp और Cv का रेशियो क्या होता है, गामा होता है। अब एक और रिलेशन हम निकाल लें कि Cp माइनस Cv क्या होता है, R के बराबर। अगर मैं बोथ साइड्स यहाँ पे Cv से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, Cp अपॉन Cv माइनस Cv अपॉन Cv इक्वल टू R अपॉन Cv। तो यहाँ पे Cp अपॉन Cv को आप क्या ले सकते हैं, गामा। Cv अपॉन Cv क्या हो जाएगा, 1, तो क्या होगा, गामा माइनस 1 इक्वल टू R अपॉन Cv। यहाँ से चाहे तो आप Cv को निकाल सकते हैं, Cv क्या हो जाएगा यहाँ पर, R अपॉन गामा माइनस 1 के इक्वल। तो ये Cv का गामा के साथ आपको एक और रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट Cp और Cv का रिलेशन क्या है, Cp अपॉन Cv का रेशियो क्या है, गामा के बराबर है। आपको Cv का वैल्यू क्या मिला, R अपॉन गामा माइनस 1। तो Cp को आप क्या पुट कर सकते हैं, R गामा अपॉन गामा माइनस 1। गामा क्या होगा यहाँ पर, Cp और Cv का रेशियो ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इनिशियल में मेयर्स रिलेशनशिप निकाला है, Cp माइनस
Cv किसके बराबर, R के बराबर। हमें पता है कि Cv का वैल्यू क्या होता है, FR/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग। तो Cv का वैल्यू क्या होता है आइडियल गैस के लिए, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए Cv क्या होता है, FR/2। तो Cp क्या होगा, R प्लस Cv मीन्स यहाँ पे पुट कर दे तो Cp विल बी इक्वल टू R प्लस FR/2 और 2 प्लस F/2 इंटू R। तो ये आपको Cp का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से आप Cp मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर Cp माइनस Cv इक्वल टू R रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मेयर्स रिलेशनशिप। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि Cp और Cv का डिफरेंस क्या है, R के बराबर। अब R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हमें पता है R का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, या तो 0.0821 होता है, या 8.31 होता है, या 2 होता है। तो R का वैल्यू क्या नेगेटिव होता है क्या नहीं होता, यानी R का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो Cp माइनस Cv का जो डिफरेंस है ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मींस Cp का वैल्यू क्या होगा, Cv से ज्यादा होगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होता है। तो क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे Cp का वैल्यू Cv से ज्यादा कैसे हुआ, बिल्कुल इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए प्रूव करने के लिए हमें इसकी जो फंडामेंटल डेफिनेशन उस पे जाना होगा। Cp क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और Cv क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में हम यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस से हीट को बढ़ा रहे हैं। तो Cp क्या होगा, dq एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन n dt, और Cv क्या होगा, dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन n dt। दोनों में ही हम यहाँ पे 1 मोल और 1 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तो दोनों में सिमिलर है। तो जिसके लिए हीट ज्यादा होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम रिलेशन निकाल के देख पा रहे हैं कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली ऐसा है क्या। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, राइट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मींस वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम फिक्स है, V इज फिक्स्ड। ठीक है, तो वॉल्यूम फिक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। क्यों हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ताकि आप dt क्या कर सके, 1 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ा सकें, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो डेल्टा U क्या होता है यहाँ पर, Q प्लस W। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V क्या होगा, 0। तो W क्या हो जाएगा, 0। तो W यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, 0 होता है। होपफुली ये आपको पता होगा। तो डेल्टा U क्या होगा, Q के बराबर। आपको बोला भी आपको जितना रिवीजन रिक्वायर्ड है वो करना है। जितना आप इस चैप्टर में रिवीजन करेंगे चीजें उतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड आपके लिए होती जाएगी, उतनी चीजें आपको ज्यादा क्लियर होती जाएगी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज क्या होता है, 0 होता है। वॉल्यूम चेंज 0 है तो W क्या हुआ, वर्क डन 0 हो गया। इसका मींस पिस्टन तो मूव नहीं कर रहा है। तो जो आप यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं वो क्या करेगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगी। तो जो हीट आपने सप्लाई की वो केवल टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करने वाली है। तो हम क्या बोलेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट गिवन टू सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ओनली। तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई की जा रही है वो केवल टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज में आने वाली है, और उसका कोई और यूज होने वाला नहीं है। तो जितना हीट दिया वो पूरी यूटिलाइज हो रही है टेम्परेचर को बढ़ाने में। ठीक है, तो हमने क्या बोला, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 मोल सब्सटेंस का, वही हीट क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम सेकंड बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर का। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, राइट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में प्रेशर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो हमने एक कंटेनर में आइडियल गैस लिया, इसको हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करेंगे तो एनर्जी गैस की क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी गैस की बढ़ेगी तो वहां रैंडमनेस गैस का क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा।
जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो गैस का रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ेगा, गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, टू कीप प्रेशर कांस्टेंट we have to increase pressure on supplying heat to the gas। ठीक है, ये पॉइंट समझ पा रहे हैं कि अगर आपको बिकॉज आपने हीट सप्लाई की तो गैस का एनर्जी बढ़ेगा, गैस का एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो रैंडमनेस बढ़ा, कोलिजन बढ़ा, प्रेशर बढ़ा। आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा दो तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो डेल्टा यू क्या होगा, Q प्लस W क्या होगा, माइनस PdV, W इधर आ जाएगा तो Q क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा V कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये इसमें ऐड होने वाला है। तो अब आपको हीट सप्लाई करनी है, वो किसके लिए करनी है, 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है, इसके लिए हीट सप्लाई करनी है। तो जब आप यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम का भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ एनर्जी यहाँ पे वर्क डन में लॉस होने वाली है। जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, जो हीट है वो एनर्जी का ही फॉर्म है, तो जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं उसमें से कुछ एनर्जी क्या होगा, वर्क डन में लॉस हो जाएगी। तो आपको 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा हीट यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई वर्क डन हुआ नहीं तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, सॉरी यहाँ पे वर्क डन हुआ तो वर्क डन हो रहा है तो यहाँ पे गैस के थ्रू वर्क डन हो रहा है तो डेल्टा V कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला पूरा क्वांटिटी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। वर्क डन नेगेटिव था तो नेगेटिव वैल्यू इधर आके पॉजिटिव होगी। ठीक है, या माइनस PdV, डेल्टा V पॉजिटिव था तो माइनस PdV यहाँ पे बचेगा, माइनस PdV यहाँ पे आके सॉरी इधर आके प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V ये आपका हीट हुआ। तो आपको 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ पर वर्क डन में लॉस हो जाती है। तो आप चाहें तो खुद के एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, at constant pressure we have to supply extra amount of heat to increase the temperature by 1 degree Celsius because some amount of energy lost to increase the volume of container to keep the pressure constant. Some amount of energy get lost in work done by the gas. So we have to supply more heat to increase the temperature of 1 mole of substance, 1 mole of gas by 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि Cp का वैल्यू Cv से ज्यादा क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे Cp, Cv और गामा का वैल्यू यहाँ पर आइडियल गैस के लिए क्या होगा। तो डिफरेंट आइडियल गैस की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो जैसे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की थी वैसे हम यहाँ पे डिफरेंट गामा की बात करेंगे कि अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए गामा का वैल्यू क्या होगा, डाईएटॉमिक एंड लीनियर गैस है तो उसके लिए गामा का वैल्यू क्या होगा, एंड पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस है तो उसके लिए गामा का वैल्यू क्या होगा। तो अगर यहाँ पे मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है तो उसके लिए पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें। ये हम जानते हैं कि मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3 होता है। डाईएटॉमिक एंड लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जैसे डाईएटॉमिक N2O2 H2, लीनियर पॉलीएटॉमिक क्या होगा, CO2 होगा या इथाइन होगा, तो इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5 होगा। एंड पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 6 होता है। यहाँ पे हम रोटेशनल और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही कंसीडर करते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर पे हम वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर किया जाता है, बट यहाँ पर फिजिकल में हम कंसीडर नहीं करते हैं अनलेस इट इज स्पेसिफाइड, और यहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करें। तो यहाँ पे Cv का वैल्यू क्या होगा, Fr/2, सो Cv क्या होगा इसका 3R/2, इधर Cv कितना होगा 5R/2 एंड इधर Cv कितना होगा 6R/2। इधर Cp की बात करें F+2/2 into R तो कितना होगा 5R/2, Cp 7R/2 and Cp 8R/2। रेशियो की बात करें Cp और Cv का रेशियो क्या होगा, या तो Cp और Cv का रेशियो ले लो या F+2/F यूज में ले लीजिए, तो आपको गामा मिल जाएगा कितना 5/3 और फिर या क्या बोल सकते हैं
1.66, यहाँ पर गामा कितना होगा 7/5 और 1.4, एंड यहाँ पर गामा कितना होगा 8/6 यानी 4/3 मींस 1.33, राइट। तो ये गामा का वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए, बिकॉज आगे आपको ये बिल्कुल यूज में आने वाला है जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो ये गामा का वैल्यू बिल्कुल यूज में आपको आना चाहिए। अगर आप नोटिस करें तो गामा का वैल्यू यहाँ पर 1.66, 1.4, 1.33 डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे क्या बोल सकते हैं, इधर एटॉमिसिटी मोनोएटॉमिक गैस था, इधर डाईएटॉमिक बोल सकते हैं, इधर पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ रही है गामा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वी कैन से फ्रॉम दिस वैल्यू ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिसिटी गामा डिक्रीजेस, राइट। तो ये एक जनरल ट्रेंड है कि एटॉमिसिटी बढ़ने के साथ साथ गामा का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज जीरो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें भी दो तरीके के प्रोसेस होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों में ही हम वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस W, या फिर आप ऐसा बोलते हैं डी यू क्या होगा, dQ प्लस dW। अब हम क्या बोलेंगे, इन एडियाबैटिक प्रोसेस dQ क्या होगा, जीरो होगा, हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग जीरो हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, du किसके बराबर, dW के बराबर, या dW को आप क्या ले सकते हैं, माइनस P एक्सटर्नल और dV भी पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे du विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डॉट dV, राइट। अब अगर हम du की बात करें तो du क्या होता है, तो ये किसके लिए रिलेशन आ गया आपको, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन आ गया। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर। तो अगर हम du की बात करें, du क्या होता है, NCV dt के बराबर होता है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या क्या आइडेंटिफिकेशन था, वो पॉइंट आपको बताया था। मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस था जिसमें स्मॉल चेंज करने पर प्रोसेस क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, राइट। उसमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या था, नेग्लिजिबल था। उसके अलावा क्या वहां पर पॉइंट थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक स्टेप पर इक्विलिब्रियम मिलता है और हर एक स्टेप पे आप एक्सटर्नल प्रेशर को किसके इक्वेट कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस के इक्वेट कर सकते हैं। देन इसके अलावा और क्या पॉइंट थे कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो काफी स्लो प्रोसेस होता है, इनफाइनाइट टाइम में खत्म होता है और इनफाइनाइट स्टेप में खत्म होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस P एक्सटर्नल को आप क्या पुट कर सकते हैं, P गैस। तो यहाँ पे W क्या हो जाएगा, माइनस P ऑफ गैस इंटू dV। तो इसे हम यहाँ पे प्लेस करें तो du को आप क्या लिख दें, NCV dt इक्वल टू माइनस P गैस इंटू dV, राइट। अब अगर ये आइडियल गैस का प्रेशर है तो आइडियल गैस के प्रेशर को आप क्या पुट कर सकते हैं, nRT अपॉन V। तो इसको nRT अपॉन V पुट कर दें, सो NCV dt विल बी इक्वल टू माइनस nRT अपॉन V इंटू dV यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो n से n को उड़ा दीजिए, बचा क्या यहाँ पे, dV को V को dV के साथ ले जाइए, t को dt के साथ ले आइए, CV को भेज दीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर, dt अपॉन t इक्वल टू माइनस r अपॉन CV इंटू dV अपॉन V, राइट। अब हम क्या करें, इसे इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन कर देते हैं t1 से t2 तक एंड v1 टू v2 तक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ln t2 अपॉन t1 इक्वल टू माइनस r अपॉन CV ln v2 अपॉन v1, राइट। इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करें कि यहाँ पे r अपॉन CV को माइनस r अपॉन CV को पावर में लेके चले जाएं
तो क्या बनेगा ln T2 अपॉन T1 इक्वल टू ln V2 अपॉन V1 पावर माइनस R अपॉन CV। तो यहाँ पे अगर माइनस को हटाना है तो इनको हम ऊपर नीचे एक्सचेंज कर दें तो माइनस पावर यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा क्या ln T2 अपॉन T1 इक्वल टू ln V2 अपॉन V1 पावर R अपॉन CV। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ पर आपको मिला। अब अगर हम एंटी लॉग ले लेते हैं तो एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ln से ln कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन, तो इन्वर्ट करना ना तो V1 अपॉन V2 आएगा, V1 अपॉन V2, सो V1 अपॉन V2 पावर R अपॉन CV, राइट। अब क्या R अपॉन CV को आप रिप्लेस कर सकते हैं क्या, कोई रिलेशन हमारे पास है, यस बिल्कुल है, नहीं है तो भी हम निकालेंगे। CP माइनस CV क्या होता है, R के बराबर, CV से डिवाइड कीजिए तो CP अपॉन CV माइनस CV अपॉन CV इक्वल टू R अपॉन CV, तो CP अपॉन CV क्या हुआ, गामा माइनस 1 इक्वल टू R अपॉन CV, तो R अपॉन CV को आप क्या पुट कर सकते हैं, गामा माइनस 1, तो ये क्या होगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 पावर गामा माइनस 1 के इक्वल हुआ। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, T2 और V2 को एक साथ ले लें, T1 V1 गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1। तो ये रिलेशन आपको T और V के बीच में मिल जाएगा, बट यहाँ पर ये किसके लिए है, केवल और केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। हमने T एक्सटर्नल को P गैस के इक्वल पुट किया है, तो ये सारी चीजें जो हमने निकाली है वो किसके लिए है, ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो T और V के बीच में आपको रिलेशन मिला, क्या है, T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। अब आप ये सोचेंगे कि ये रिलेशन कहाँ पर यूज में आता है, तो जैसे आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ा है, क्या पढ़ा है वहां पे P1 E1 इक्वल टू P2 V2, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस में पढ़ा है जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस में पढ़ा है V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, तो वैसा ही रिलेशन यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है। तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आपको क्या मिला, T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो ये T और V के बीच में ऐसा रिलेशन मिला, क्या आप इस रिलेशन को P और V के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है। तो आप T की जगह क्या पुट कर सकते हैं, PV अपॉन NR, T की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, PV अपॉन NR। तो N यहाँ पे T1 की जगह हम क्या पुट कर दें, T1 क्या होगा P1 V1 अपॉन NR, T2 क्या होगा P2 V2 अपॉन NR। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो NR से NR कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम केवल पुट करते हैं P1 V1 V1 पावर, तो क्या मिलेगा आपको, T1 की जगह P1 V1 इंटू V1 पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू P2 V2 इंटू V2 पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ पे V1 की पावर 1 है, V1 की पावर गामा माइनस 1 है, तो इसमें हम 1 पावर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। तो एक रिलेशन और मिला आपको P और V के बीच में फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये केवल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, बिल्कुल ध्यान रखें। क्या आपने T और V के बीच में रिलेशन निकाला, P और V के बीच में रिलेशन निकाला, आप यहाँ से P और T के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो P और T के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आप V को क्या पुट कर सकते हैं, nRT अपॉन P, राइट। तो यहाँ पे V1 क्या होगा nRT1 अपॉन P1 और V2 क्या होगा nRT2 अपॉन P2। तो nR तो दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा P1 V1 की जगह T1 गामा अपॉन P1 गामा इक्वल टू P2 इंटू T2 गामा अपॉन P2 गामा। तो P1 को ऊपर ले आइए तो क्या होगा P1 1 माइनस गामा T1 गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। तो ये तीनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए। फिर भी ये तीनों रिलेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, तीनों में से जो आपको सबसे सुंदर लगता है, सबसे अच्छा लगता है, आप उसको याद रखिए और उससे बाकी को डिराइव कर लीजिए। मैंने भी वही किया है, एक से दूसरे को डिराइव किया है। तो यहाँ पे जो सबसे सिंपल रिलेशन है वो है टीवी गामा, जिसको आप इजिली याद रख सकते हैं। तो फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आप क्या बोल सकते हैं, पीवी गामा क्या होगा, कांस्टेंट, राइट। उसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं,
टीवी गामा माइनस वन क्या होगा, कांस्टेंट, एंड पी वन माइनस गामा, टी गामा क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट। तो ये तीनों यहाँ पर किसके लिए हैं, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये केवल हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ही यूज में ले सकते हैं, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भूल कर भी आपको ये यूज में नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, कैसे वर्क डन का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो dq क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, du किसके बराबर, dw के बराबर होगा, du क्या होगा, ncv dt के इक्वल, या फिर हम क्या बोलते हैं du क्या होगा, dw के बराबर, dw क्या होगा माइनस p एक्सटर्नल dv के बराबर। तो अगर आपको वर्क डन पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप du का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज आपको मिल गया एडियाबैटिक प्रोसेस में तो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर ही रहने वाला है। तो हीट एक्सचेंज यहाँ पर 0 है, तो जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा। तो अगर आप वर्क यहाँ पे सिस्टम पे कर रहे हैं, अगर W पॉजिटिव है, इसको अभी हम ये लिख लेते हैं, इफ वर्क इज पॉजिटिव, W पॉजिटिव है, dW पॉजिटिव है, तो du भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मींस क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो अगर आप यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में, ये चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, दोनों की हम बात कर रहे हैं, अभी हम इसको वापस से आगे रिवाइज करेंगे कि अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम को एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर इफ dW नेगेटिव है, यानी वर्क डन नेगेटिव है, तो du भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मींस इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने का मींस टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में जब आप वर्क डन ऑन सिस्टम करते हैं तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है, उसको हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जब एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम के थ्रू वर्क होता है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है, उसको कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं। अभी हम आगे भी उसको फिर से रिवाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि वर्क डन का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो या तो बिकॉज यहाँ पे du क्या है, dq क्या है 0, तो du क्या है, dw के बराबर। तो या तो वर्क डन का फॉर्मूले से आप वर्क डन निकाल लीजिए, या आप इंटरनल एनर्जी चेंज निकालेंगे तो वो भी किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर ही होगा। ठीक है, अब p एक्सटर्नल किसके बराबर, dv के बराबर होता है। हम किसके लिए बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो p एक्सटर्नल को हम क्या ले सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में। इन रिवर्सिबल प्रोसेस p एक्सटर्नल किसके इक्वल, P गैस के इक्वल लिखा जा सकता है। तो du विल बी इक्वल टू dW और माइनस P गैस इनटू dV, राइट। अब हम क्या बोल सकते हैं, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं, PV गामा क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसको एक कांस्टेंट K के बराबर ले लें तो P क्या हो जाएगा, K अपॉन V पावर गामा के बराबर। तो यहाँ पर हम P को क्या पुट कर सकते हैं, K अपॉन V पावर गामा। तो dW क्या हो जाएगा, माइनस K अपॉन V पावर गामा इंटू dV। तो यहाँ से अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, dW इक्वल टू माइनस K इंटू dV अपॉन V पावर गामा। तो इसको हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें और वर्क डन का कैलकुलेशन कर दें। तो वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस किसके बराबर होगा, माइनस K इंटू क्या होगा, dV अपॉन V पावर गामा का इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ पर V1 से V2 तक आपको इंटीग्रेट करना होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर V2 पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस गामा, राइट। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हम क्या करें, बिकॉज यहाँ पर जो k है वो क्या है, कांस्टेंट है, और k किसके बराबर है, pv गामा के बराबर। तो k को आप क्या लिख सकते हैं, p2 v2 पावर गामा भी ले सकते हैं, p1 v1 पावर गामा भी ले सकते हैं, क्योंकि pv गामा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, pv गामा प्रोडक्ट क्या है,
कांस्टेंट है, तो हम k को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v जहां पे v2 है वहां पे p2 v2 पुट करेंगे और जहां पर v1 है वहां पर p1 v1 पुट कर देते हैं। तो w ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा, k को अंदर लेके जाएं, माइनस को इधर भेज दें तो ये माइनस इधर चेंज हो जाएगा, गामा आगे जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर p2 v2 पावर गामा इनटू v2 पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस p1 v1 गामा इंटू v1 पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ पे प्लस गामा से माइनस गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो w ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन गामा माइनस 1। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का आपको ये वर्क डन मिल जाएगा। तो आप या तो du निकाल लीजिए या dw निकाल लीजिए, दोनों से आपको वर्क डन का कैलकुलेशन मिलेगा। अगर हम du की बात करें तो du क्या होता है ncv dt के बराबर, या फिर डेल्टा u की बात करें क्या होगा ncv डेल्टा t के बराबर। डेल्टा t को आप क्या ले सकते हैं ncv, डेल्टा t को हम क्या ले सकते हैं, अगर हम बात करें pv इक्वल टू nRT के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर डेल्टा t को आप क्या ले सकते हैं, डेल्टा t को क्या ले सकते हैं t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 को आप क्या ले सकते हैं p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन यहाँ पे nr आ जाएगा, ठीक है राइट। तो ये इसको आप लिख दें डेल्टा t तो p2 t2 माइनस t1 से p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन nr, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको बताया r अपॉन cv का वैल्यू क्या होता है गामा माइनस 1, तो डेल्टा u यहाँ से भी क्या मिल जाएगा p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ पे अगर आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बात करें तो डेल्टा u या w किसके बराबर होगा p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर होगा। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पर वर्क डन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डेल्टा u के अकॉर्डिंग करिए या w के अकॉर्डिंग करिए, दोनों से आपको वैल्यू क्या मिलने वाला है, सिमिलर ही मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे प्रोसेस सिमिलर है कि हम डेल्टा यू किसके बराबर की बात करेंगे, यहाँ पर q प्लस डब्ल्यू ऑफ इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे q क्या हो जाएगा, बिकॉज एडियाबेटिक प्रोसेस और q जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू क्या होगा w ऑफ इरिवर्सिबल के बराबर। डेल्टा यू को आप क्या ले सकते हैं ncv डेल्टा t यानी t2 माइनस t1 इक्वल टू माइनस p एक्सटर्नल इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है p एक्सटर्नल v2 माइनस v1 होता है। तो यहाँ पे ये रिलेशन मिल जाएगा किसके लिए, आपको इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। इसे आप क्या ले सकते हैं ncv डेल्टा t किसके बराबर होगा माइनस p एक्सटर्नल v2 को आप क्या ले सकते हैं nRT2 अपॉन p2 माइनस nRT1 अपॉन p1। तो ये रिलेशन यहाँ पे किसके लिए मिलेगा आपको, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जो रिलेशन हमने निकाला था पीवी गामा वो यहाँ पर यूज में आने वाला नहीं है। ये किसके लिए है, ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है, राइट। तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी गामा रिलेशन आपको निकाल लगाना ही नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर सपोज एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस गिवन है और उसमें आपको पूछा गया है कि इनिशियल टेम्परेचर अगर 300 केल्विन है तो और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन पुट करेंगे T1 और यहाँ पे T2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, P1 P2 आपको गिवन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पीवी गामा रिलेशन आप लगा के यहाँ पर या P1 V1 गामा माइनस 1 रिलेशन लगा के यहाँ पे आप फाइनल टेम्परेचर को नहीं निकालेंगे इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में। अब यहाँ पर शायद आपको कंफ्यूजन होगा एक छोटा सा कि जो हमने रिवर्सिबल की बात की है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू किसके बराबर था, W के बराबर ही था, ठीक है। उसके बाद डेल्टा यू क्या था, NCV डेल्टा T ही हमने पुट किया था, किसके बराबर आया है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। अब आप बोलेंगे कि दिखने में डेल्टा यू तो यहाँ पे भी NCV डेल्टा T ही है, तो क्या दोनों का वर्क डन बराबर होगा क्या। अब यही कंफ्यूजन वाली बात है, तो हम यहाँ पे लेक्चर को यहीं स्टॉप करेंगे और आपको ये सोचना है कि एक्चुअली वर्क डन यहाँ पर क्या रहने वाला है, क्या दोनों का वर्क डन सिमिलर होगा या दोनों का वर्क डन डिफरेंट होगा, ठीक है। आप दोनों का फॉर्मूला देखिएगा, अगर आप देखें यहाँ पे NCV T2 माइनस T1 इसको आप डिराइव करेंगे तो यही मिलेगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, रिलेशन तो वही मिलने वाला है। तो क्या दोनों का
वर्क डन सिमिलर है तो ये आपको सोचना है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन सिमिलर होगा क्या? यस, अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों सिमिलर नहीं होगा, वो पॉइंट आपके सोचने के लिए मैं यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आप पहले अच्छे से सोचिए, माइंड को थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, सोचिए कि क्या यहाँ पर सही होगा और क्या गलत होगा। ठीक है, जो रिमेनिंग चीज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार, राम राम।